A very good morning everyone. So welcome to anthropology optional का discussion at संकट मोचन for general awareness. तो हम लोग कल्चर पर्सनालिटी स्कूल डिस्कस कर रहे हैं और आज हम जो एंथ्रोपोलॉजिस्ट डिस्कस करने वाले हैं दैट इज़ मार्गरेट मीड, जिनकी बर्थ हुआ था 1901 में एंड शी डाइड इन ईयर 1978. बट अगेन लाइफ टाइम भले ही छोटा रहा है बट उनका जो कंट्रीब्यूशन है एंथ्रोपोलॉजी की फील्ड में वो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रहा है और बहुत ज़्यादा एविडेंट रहा है. तो सबसे पहले तो एक लाइन अगर हम कह दें तो वो है कि हम यहाँ पे देखेंगे कि हाउ द इम्पैक्ट ऑफ कल्चर इज़ ऑन पर्सनैलिटी. मतलब कि जो कल्चर डायनेमिक्स होते हैं, जैसे कि हमने पहले बात किया था रुथ बेनेडिक्ट की, वो बात करती हैं कि पर्सनालिटी जैसे होती है वो कल्मिनेट होकर कैसे कल्चर को इम्पैक्ट करता है. यहाँ पे हम क्या समझेंगे कि कल्चर जो है वो कैसे इम्पैक्ट करता है पर्सनालिटी. एक ही लाइन में हमने दो थ्योरिस्ट आपको क्लियर कर दिए हैं. ये बहुत सारे कोचिंग इंस्टीट्यूशंस एग्जिस्ट करते हैं जो कि ये लाइन ऑफ थॉट को अभी भी क्लियर नहीं कर पा रहे हैं. बट अगेन अगर आप देखें तो यूट्यूब पे ही हम इस तरीके से आपको बता दे रहे हैं कि हाउ ईजी is to approach if you have clarity on concepts. Okay, you have to get a clarity over concept and that is what we offer at संकट मोचन for general awareness. तो यहाँ पे अगर देखें मार्गरेट मीड भी जैसे रुथ बेनेडिक्ट जो थी वो भी फ्रांस बोअस की स्टूडेंट थी, तो ये भी फ्रांस बोअस की ही स्टूडेंट थी, बोअस स्टूडेंट. तो यहाँ पे हमको ये समझ में आता है और ये रिलेशनशिप एनालाइज करती है कल्चर और पर्सनैलिटी का. ये एक मोनोग्राफ लिखती हैं जिनका नाम होता है कमिंग ऑफ एज इन समोआ. ठीक है, ये लिखती है 1949 में, ये इनका वर्क है, मोनोग्राफ है और ये लिखती हैं, इसका नाम आपको याद करना होगा, कमिंग ऑफ एज इन समोआ. तो ये इस्टेब्लिश करता है इनको एज द लीडिंग फिगर इन एंथ्रोपोलॉजी. तो यहाँ पे अगेन जैसे कि इन्होंने इस्टेब्लिश किया ये स्कूल ऑफ थॉट, कल्चर पर्सनालिटी स्कूल, मतलब रुथ बेनेडिक्ट हो गया, ये हो गई. तो ये जो कल्चर पर्सनालिटी स्कूल है ये बहुत इम्पॉर्टेंट रहा है और इसमें मेजर रोल ये प्ले करेंगी. तो ये एक तरह से अगर हम देखें तो ये नेशनल करेक्टर की ही बात करती हैं, नेशनल करेक्टर स्टडी, करेक्टर जैसे कि रुथ बेनेडिक्ट भी करती आई हैं. यहाँ पे अगर देखा जाए तो इनको वर्ल्ड वॉर 2 में ऑफिस ऑफ स्ट्रैटेजिक सर्विस ने इनको हायर किया और मीट को कहा कि रिसर्च करो, नेशनल करेक्टर स्टडी करो ऑफ इंग्लैंड एंड कंपेयर करो विद यूनाइटेड स्टेट्स को. तो इंग्लैंड को कंपेयर करो विद यूएस. इस पर्टिकुलर काम के लिए तो एंथ्रोपोलॉजी किस तरीके से एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है इन सब चीज़ों में, तो वो भी हमको समझ में आता है. तो वो कहती हैं कि अगेन इस तरीके से स्टडी कैसे हमारे को हेल्प कर सकती है हमारे स्ट्रैटेजिक डिस्कोर्स में, हमारे कंट्री नेशन डिस्कोर्स में, तो वो भी हम रोल देखने को मिलता है. तो ये डिटरमाइंड थी कि हर सोसाइटी अगर देखा जाए तो उसके कुछ नॉर्म्स होते हैं, उसमें इंटरैक्शंस होते हैं. अगर हम देखें तो किस तरीके से ये नॉर्म्स इंटरैक्ट करते हैं, क्या कम्युनिकेशन होता है, वो समझना हम लोगों के लिए बहुत ज़रूरी है. इनका ये जो वर्क है जैसे कि मैंने आपको बता दिया है, कमिंग ऑफ एज इन समोआ. तो यहाँ पे अगर देखा जाए तो ये एक फील्ड वर्क इसमें बहुत ज़्यादा हमको देखने को मिलता है. ये कंपेयर करती है समोअन्स को. सो शी कंपेयर्स समोअन विथ अमेरिकन एडोलसेंट गर्ल्स. तो दो कल्चर्स को ये कंपेयर करती हैं. और यहाँ पे अगर देखा जाए तो ये स्ट्रेस करती हैं कि जो प्यूबर्टी का एस्पेक्ट होता है गर्ल्स में, प्यूबर्टी का जो एस्पेक्ट होता है गर्ल्स को, ये जो है ये कल्चरली डिटरमाइंड है. कल्चरल एस्पेक्ट इसमें हमको बहुत देखने को मिलता है. इट इज़ कल्चरली डिटरमाइंड, वेरी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट एंड नॉट बायोलॉजिकली. तो ये जो बात है ये एक तरह का बहुत ही रिवोल्यूशनरी बात है जो अपनी स्टडी में वो बोल रही हैं कि भैया ये जो प्यूबर्टी होता है गर्ल्स में दैट इज़ एक्चुअली कल्चरली डिटरमाइंड. एंड इसमें जैसे एसोसिएशन अगर देखा जाए अमेरिकन एडोलसेंट्स की या फिर समोअन एडोलसेंट्स की, ये हमको बताता है कि किस तरीके से इनिशिएशन होता है सेक्शुअल मैच्योरेशन का एंड कैसे वो वेरी करता है फ्रॉम कल्चर टू कल्चर. तो यहाँ पे बेसिक मतलब ये एक तरह का बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट डिस्कोर्स हमको यहाँ पे देखने को मिलता है. तो यहाँ पे अगर देखा जाए तो जब वो समोआ की
स्टडी कर रही होती हैं, तो ये कहती हैं कि जो पूरा कल्चरल मूड अगर हम समोआ का देखें तो वहाँ पे हमको क्या देखने को मिलता है कि दे आर लेस इमोशनल देन अमेरिकन। मतलब अमेरिका के कंपैरिजन में समोआ के जो लोग हैं वो लेस इमोशनल है। तो ये चीज़ हमको देखने को मिलती है। फॉर एग्जांपल जैसे कि बर्थ हो रहा है, डेथ हो रहा है, सेक्स हो रहा है, यहाँ पे ये लोग छुपाते नहीं हैं ये चीज़ें अपने समोअन चिल्ड्रन से। प्री मैरिटल सेक्स अगर देखा जाए तो इट इज़ कंसिडर्ड एज नेचुरल। तो डोंट हाइड फ्रॉम चिल्ड्रन, हाइड इवेंट्स फ्रॉम चिल्ड्रन। प्री मैरिटल सेक्स भी देखा जाए तो दे कंसिडर प्री मैरिटल सेक्स एज नॉर्मल। तो समोअन के बारे में ये बता रही हैं। तो वहाँ पे अगेन अगर देखा जाए तो इतना जो एक तक का स्ट्रॉन्ग इमोशनल इन्वॉल्वमेंट वो हमको देखने को नहीं मिलता है। एंड एडोलसेंस जो हैं उनको एक तरह से देखा जाए तो दे आर नॉट कन्फ्रंटेड विद द नेसेसिटी ऑफ सेलेक्टिंग फ्रॉम अ वैरायटी ऑफ ऑफन कॉन्फ्लिक्टिंग स्टैंडर्ड्स ऑफ एथिक्स एंड वैल्यूज़। तो यहाँ पे क्यों? क्योंकि द आइडिया इज़ कि दे आर नॉट दैट इमोशनली एंगेज्ड। तो एडोलसेंस अगर देखा जाए तो इट इज़ नॉट मार्क्ड बाय समथिंग लाइक अगेन अचानक से एकदम ट्रांजिशन हो रहा है, नहीं, क्योंकि स्टार्टिंग से वो चीज़ें देख रहे हैं। बट अगेन एक मतलब कि अगर देखा जाए तो एडोलसेंस बिकम्स अ ग्रेजुअल डेवलपमेंट। बहुत आराम से ये प्रोसेस हो रहा है, ठीक है, समोआ में। तो मेजर इवेंट अगर देखा जाए मीट की स्टडी में तो वो है डॉक्यूमेंटेशन ओवर एंड ओवर ऑफ द फैक्ट दैट ह्यूमन नेचर इज़ नॉट रिजिड एंड अनयील्डिंग। सो दैट्स द बेसिक आइडिया दैट शी राइट्स। तो इसी समोअन आइलैंड की स्टडी में मार्गरेट मीड कहती हैं कि जो बच्चे होते हैं अगर हम देखें तो उनको अगर हम छोटी ही उम्र में बता दें कि किस तरीके से दैट इफ़ दे बिहेव वेल या फिर इफ़ दे बिहेव इन अ ओबीडियंट मैनर तो उनका क्या होगा, गुड लाइफ होगा। तो जैसे एरोगेंस वगैरह या करेज हो जाता है, ये क्वालिटीज़ को वो एम्फेसाइज ही नहीं करते, ना लड़के में ना लड़की में, मतलब बच्चा बच्ची में नहीं करते एम्फेसाइज। तो बच्चे जो होते हैं वो एक्सपेक्टेड हैं कि हाँ वो सुबह जल्दी उठेंगे, ओबीडियंट होंगे, चीयरफुल रहेंगे, बच्चों के साथ खेलेंगे अपने मतलब कि अपनी एज ग्रुप में। तो ये सब चीज़ें एक्सपेक्ट की जाती हैं। एडल्ट्स को होता है कि भैया तुम स्किल्स करोगे, अपने रिलेटिव्स के साथ अच्छा बिहेव करोगे, सिंसियर होगे, तो इस तरीके से चीज़ें कुछ एक्सपेक्ट की जाती हैं। सो अगेन क्वालिटीज़ जो हैं वो इंग्रेन की जाती हैं। सो समोआ में अगेन मार्गरेट मीड क्या कहती हैं, तो चिल्ड्रेन आर टॉट एट अर्ली स्टेज इन देयर लाइफ। तो ये चीज़ हमको देखने को मिलती है कि कैसे ही मतलब की शुरुआत से ही उनको बता दिया जाता है क्या बिहेवियर होना चाहिए। तो जब ये फील्ड वर्क कर रही होती हैं ये ऑब्ज़र्व करती हैं कि जो लिटिल गर्ल्स हैं, छोटी छोटी बच्चियाँ जो हैं, लिटिल गर्ल्स मूव अबाउट टुगेदर, और इनका भी अगर देखा जाए तो ये अवॉइड करती हैं, अवॉइड बॉयज़, ठीक है, लड़कियाँ अपने साथ एक ग्रुप में चलती हैं और लड़कों को अवॉइड करती हैं। ऑन द अदर हैंड अगर हम देखें तो जो बड़े बड़े लड़के लड़कियाँ होती हैं वो इंटरेक्ट करते हैं ड्यूरिंग पार्टीज़ या फिर मछली पकड़ने जा रहे हैं तब, ठीक है। बिग बॉयज़ एंड गर्ल्स इंटरेक्ट, ये उन्होंने ऑब्ज़र्व किया। तो जैसे कि अगर हम देखें तो बॉय और गर्ल they are not committing incest, any amorous activities between them including slipping into the brush together are considered natural and adults pay little attention to such relationships। तो मतलब जब तक इंसेस्ट नहीं होगा तब तक मतलब कि ठीक है, वो चीज़ें जैसे एक दूसरे का मतलब कि एक दूसरे के साथ रहना ये सब नेचुरल और नॉर्मल देखा जाता है। तो अगेन छोटी बच्चियाँ तो भले ही अगर हम देखें तो अवॉइडेंस रिलेशनशिप में, पर वहीं पे बड़े बच्चे जो हैं वो आराम से इंटरेक्ट कर रहे हैं। तो इसका रिजल्ट क्या होता है, तो ट्रांजिशन जो होता है एडोलसेंस से एडल्टहुड में, ये एक तरीके का स्मूथ ट्रांजिशन हमें देखने को मिलता है। तो एडोलसेंस से एडल्टहुड में जो ट्रांजिशन होता है वो स्मूथ हमको देखने को मिलता है क्योंकि इंटरेक्शन वो आराम से कर रहे हैं। तो इसका ये ही एक रिज़ल्ट हमको देखने को मिल रहा है। बट यही ट्रांजिशन अमेरिका में इतना स्मूथ नहीं है, ये चीज़ को ये मार्गरेट मीड जो है वो एम्फेसाइज करती है। ये कंक्लूड करती हैं कि जो कल्चरल कंडीशनिंग होती है, कल्चरल कंडीशनिंग, ये जो है यहाँ पे
it is not the biological changes associated with adolescence makes it stressful. तो कल्चरल कंडीशनिंग, क्योंकि किस तरीके का कल्चरल एस्पेक्ट है ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है कि किस तरीके का बच्चा का क्या नेचर रहेगा, बच्चा किस तरह से ट्रांजिट करेगा फ्रॉम अडोलसेंस टू अडल्टहुड, तो किस तरह का कल्चर कंडीशनिंग है वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो यहाँ पे अगेन अगर देखा जाए तो चाइल्डहुड अपब्रिंगिंग किस तरीके से इन्फ्लुएंस चल रही है, तो चाइल्डहुड परवरिश किस तरीके से अगर हम देखें कि इन्फ्लुएंस करेगी किसको, इन्फ्लुएंसेस अडल्ट पर्सनालिटी। ये बेसिक चीज़ यहाँ पे हम मार्गरेट मीड जो है एम्फेसाइज करते हैं। तो कल्चर पर्सनालिटी स्कूल, तो कल्चर किस तरीके से अगेन द एस्पेक्ट की किस तरह से हमने कंडीशन किया हुआ है कल्चर पर्सनालिटी। तो मीड यहाँ पे अगेन समूह में अगर देखा जाए तो इनकी थ्योरी को बहुत सारे एंथ्रोपोलॉजिकल स्टडीज़ में एक तरह से सपोर्ट किया गया है, एक नया अप्रोच किया गया है। तो साइको एनालिटिक मेथड्स को यहाँ पे अगर इन कल्चर को यूज़ किया गया है, और एथनोलॉजिकल फील्ड वर्क क्या है, एनालिसिस क्या है, उसमें साइको एनालिटिक मेथड को यहाँ पे इंक्लूड किया गया है। तो साइको एनालिटिक मेथड को एम्प्लॉय किया गया क्योंकि साइकोलॉजी जो है उसको समझना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये हमारा एंथ्रोपोलॉजी का ये स्कूल एम्फेसाइज करता है। तो जैसे कि जब समोन आइलैंड उन्होंने पढ़ा तो मीड क्या कहती हैं कि भैया पर्सनालिटी फॉर्मेशन अगर देखा जाए तो जो बच्चों का है जैसे न्यू गिनिया का, वहाँ पे अगर हम एक स्पेशल रेफरेंस देती हैं वो मानस ट्राइब का, MANUS मानस ट्राइब को। तो वहाँ पे एक बुक है तो ग्रोइंग अप इन न्यू गिनिया। तो इस बुक में अगर देखा जाए ये उन्होंने लिखी थी 1930 में। इसमें ये एक रेफरेंस देती है मानस ट्राइब को। अगर ये स्टडी के बारे में क्या कर जाए तो यहाँ पे ये स्टडी करती हैं एनकल्चरेशन प्रोसेस कि किस तरीके से बच्चा कैसे कल्चर कैसे इन्फ्लुएंस कर रहा होता है, कि मानस ऑफ न्यू गिनिया जो है वो अगेन कैसे अपने बच्चों को पालते हैं, किस तरह से मतलब उनका ट्रांजिशन होता है, ये सब पूरा वो स्टडी करती हैं। इस बुक में अगर देखा जाए तो ये एम्फेसाइज करती हैं एडुकेटिव रोल ऑफ कल्चर ऑन पर्सनैलिटी। तो कल्चर का किस तरह से रोल है इस तरीके से एम्फेसाइज करती हैं। अब जैसे कि अगेन वहाँ पे हमने समूहन में क्या पढ़ा था कि किस तरीके से का कल्चर कंडीशन देखो, तो वहाँ पे जैसे बड़े बच्चों को आराम से इंटरेक्शन करने दिया जाता है, तो एडोलसेंस के बाद जब वो एडल्ट होते हैं तो ट्रांजिशन बहुत ईजी हो जाता है। तो वैसे ही यहाँ पे भी वो यही कहती हैं कि कल्चर का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है ऑन पर्सनैलिटी की किस तरह से बच्चे का ट्रांजिशन होगा। तो दीज आर द थिंग्स दैट आर देयर। इसके अलावा एक और इम्पॉर्टेंट बुक वो लिखती हैं जिसका नाम होता है क्या, तो सेक्स एंड टेम्परामेंट इन 3 प्रिमिटिव सोसाइटीज़। इस तरह की भी ये बुक लिखती हैं और ये लिखती है 1935 में। तो इस बुक में क्या कहती हैं, तो मीड जो है वो कहती हैं कि कल्चर का वही सेम बात कि कल्चर का क्या एलिमेंट होता है, किस तरह से वो इन्फ्लुएंस करता है पर्सनालिटी फॉर्मेशन को। अगर हम देखें तो जैसे कि स्टडी होती है, जैसे रुथ बेनेडिक्ट की बात करें तो मीड कंपेयर करती हैं, जैसे कि बेनेडिक्ट ने भी किया था, तो मीड कंपेयर करती है 3 डिफरेंट कल्चर्स को। और इसमें क्या होता है, तो 3 डिफरेंट कल्चर्स होते हैं जिसमें आ जाता है अरापेश, नाम याद रखने की इतना नहीं ज़रूरत है अभी, तो मुंडू गुमोर, एंड थर्ड होता है शम्बुली। तो इन डिफरेंट कल्चर्स को कल्चर कंपैरिजन करती हैं वो, ठीक है। तो कल्चर कंपैरिजन करती हैं, कल्चर पैटर्न्स में किस तरह से डिफरेंस आ रहा है, वेरिएशंस कैसे होती हैं उसको ये समझती हैं। तो इस स्टडी में अगर देखा जाए तो वो कहती हैं कि क्यों सोसाइटीज़ जबकि वो सेम एरिया में है वो डिफ़र करती है करेक्टर में या पर्सनालिटी में या टेम्परामेंट में। वाई इज़ इट दैट विद इन द सेम कम्युनिटी विद इन द सेम सोसाइटी टेम्परामेंट्स जो है मेल और फीमेल का, वाई विद इन द सेम area difference in temperaments of male female is observed।
और ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कल्चर पर्सनालिटी स्कूल का, और इसको ये एड्रेस करती हैं कि भैया सेम सोसाइटी में सिर्फ कल्चर ही पर्सनालिटी को इन्फ्लुएंस करे, तो सेम ही कल्चर तो लड़का लड़की पे पड़ रहा है, पर फिर भी क्यों डिफरेंस होता है दोनों के बिहेवियर और टेम्परामेंट में। तो इस चीज़ को वो बताती हैं। तो इस स्टडी से ये कहती हैं कि अगर हम अरापेश की बात करें तो वहाँ का जो कल्चर इन्वायरमेंट्स है वहाँ पे दोनों लड़का और लड़की जो हैं वो सबमिसिव होते हैं। तो अरापेश की वो बात करती हैं, अरापेश का रेफरेंस देते हुए वो कहती हैं कि यहाँ पे बोथ मेल एंड फीमेल दोनों ही जो है वो सबमिसिव टाइप के हैं। हाँ, मतलब शांत सीधे साधे से सबमिसिव टाइप के हमको देखने को मिलता है इस कल्चर में। अगर देखा जाए तो ये जो पर्सनालिटी ट्रेट्स हैं, इट इज़ द मैटर ऑफ ग्रेट प्रेज, कि मतलब अगेन अगर देखा जाए तो ओह अरे वो तो बड़ा अच्छा है, जैसा नहीं कंसेप्ट रहता है कि उनका बेटा तो बड़ा अच्छा है, इस तरीके की यहाँ पे बहुत बातें होती हैं। तो इस तरह से सभी जो हैं वो अच्छा बनने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पे क्या है, तो पर्सनालिटी एज पर्सनालिटी ट्रेट्स आर द मैटर ऑफ ग्रेट प्रेज बाय द मेम्बर्स ऑफ द सोसाइटी। तो इसी तरह से वो एंथुजियाज्म में करते हैं कि हाँ हम भी अच्छे बनेंगे। तो वो हो गया। दूसरी सोसाइटी अगर देखा जाए तो वो थी कौन सी सोसाइटी, तो वो है मुंडू गुमर सोसाइटी। और यहाँ पे कैसे, तो मेल और फीमेल दोनों ही, मेल फीमेल जो है वो एग्रेसिव है, ठीक है, एग्रेसिव। अब यहाँ पे क्या है, तो इस सोसाइटी में अगर देखा जाए तो पर्सनालिटी ट्रेट्स कैसे इन्फ्लुएंस है, तो वो रिफ्लेक्ट करते हैं जैसे कि अगेन सस्पिशियसनेस, कंपटीशन, क्वारलसम, इस तरीके का एटीट्यूड हमको इनके सोसाइटी में देखने को मिलता है। तो इस तरह से तो अगेन कन्फ्लिक्ट, कंपटीशन हमको आपस में देखने को मिलता है। तो अगेन अग्रेशन का एलिमेंट हमको देखने को मिलता है। तो दैट्स देयर। तो यहाँ का कल्चर क्या है, कॉन्फ्लिक्चुअल कल्चर, हमको कॉम्पिटिटिव कल्चर देखने को मिलता है। थर्ड अगर देखा जाए तो यहाँ पे था क्या, शम्बुली। यहाँ का क्या है, तो यहाँ पे अगर हम देखें तो शम्बुली में मेल्स जो हैं, मेल ये क्या है, तो ये सबमिसिव है, तो ये सबमिसिव है, ठीक है। और वहीं पे अगर हम बात करें तो फीमेल जो है वो एग्रेसिव है, ठीक है। अब ये जो कल्चर ट्रेडिशन है कि इस तरीके का डिफरेंस क्यों एग्जिस्ट कर रहा है, तो यहाँ पे जो सोसाइटी है शम्बुली की, वो है मैट्रिलिनियल सोसाइटी। तो अगेन फीमेल आर मोर एग्रेसिव, तो मैट्रिलिनियल सोसाइटी है, फीमेल अथॉरिटी का यहाँ पे फैक्टर देखने को मिलता है। तो जो सबमिसिव करेक्टर है मेल्स में या एग्रेसिव करेक्टर है जो फीमेल्स में, वो उनके कल्चर में हमको देखने को मिलता है। तो दैट अगेन रिफ्लेक्ट्स इन द इंडिविजुअल पर्सनालिटी ऑफ दिस कल्चर। तो इन तरह से अगर हम इन तीनों सोसाइटीज़ को देखें तो मीड जो है वो डिफरेंसेस बताती हैं कि किस तरह से पर्सनालिटी टाइप अगर मेल और फीमेल में हम देखें, भले ही वो सेम सोसाइटी में, पर फिर भी किस तरह से डिफरेंसेस एग्जिस्ट कर रहे हैं। और यहाँ पे कहीं ना कहीं ये चीज़ें जो हैं कल्चरल प्रोसेसेस से रिलेटेड हैं, जहाँ पे एक कल्चरल ग्रुप जो है दूसरे कल्चरल ग्रुप दूसरी सोसाइटी से डिफरेंस है, तो वहाँ का क्या सिनेरियो है वो यहाँ पे हमको समझ में आता है। तो यहीं पे ये कहती हैं कि कल्चर जो है वो मोल्ड करता है किसको, इस कंक्लूजन पे आती हैं कि कल्चर मोल्ड्स कैरेक्टर। तो कल्चर का इन्फ्लुएंस होता है पर्सनालिटी पे। तो ये जो चीज़ है ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो मीड इस तरीके से वो सिर्फ स्टडी ऑफ कल्चर या करेक्टर या टेम्परामेंट या पर्सनालिटी की बात नहीं करती, बट डिफरेंट कल्चरल ग्रुप्स को भी अंडरस्टैंड करती हैं। तो इसीलिए वो कहती हैं क्या कि जो हमारा नेशनल करेक्टर है उसकी स्टडी हम सभी कर सकते हैं जब हम उसकी कल्चर और पर्सनालिटी को दोनों को एनालाइज करेंगे कि भैया वहाँ के इंडिविजुअल्स कैसे हैं और क्या कल्चर का इन्फ्लुएंस है उनके इंडिविजुअल्स पे। तो कल्चर जो है वो ह्यूमन बींग्स बनाता है, सक्सेसिवली हर जनरेशन्स को याद करती जाती है। ये एक तरह से नेशन के बिहेवियर में भी देखने को मिलता है। तो इंडिविजुअल किस तरीके से वो होता है, एम्फेसाइज करता है इस आइडिया पे, और वो कैसे रिफ्लेक्ट होता है नेशन पे। तो ये चीज़ें भी हमको देखने को मिलेगी और समझने को मिलेगी। तो इसी तरह से अगर हम देखें तो एक स्टडी है कीप योर पाउडर ड्राई, एन एंथ्रोपोलॉजिस्ट लुक एट अमेरिका। इसमें वो नेशनल करेक्टर अमेरिका की बात करती हैं, एंड शी कैन नॉट फाइंड डिफरेंस इन द पर्सनालिटी ऑफ अ बेबी इन अमेरिका एज़ कम्पेयर टू जापान या रशिया। दस वहाँ पे जो कहती हैं कि अर्ली पर्सनालिटी हमको बहुत सिमिलर देखने को मिलती हैं। ग्रेजुअली जो है वहाँ पे जैसे एजुकेशन होता है, स्कूल एजुकेशन जैसे इफेक्टिव होता है, तो डिफरेंसेस हमको देखने को मिलते हैं। तो अगेन
ये जो वर्क है इसको याद रखिएगा, कीप योर पाउडर ड्राई, an anthropologist looks at America। 1942 की इनकी स्टडी है, 1942 की, और इसमें ये क्या कहती हैं, चिल्ड्रन, चाहे वो आप जापान का देख लो, रशिया का देख लो या फिर यूएसए का देख लो, ये सेम है। एडल्ट्स जिनका डिफरेंट स्कूल एजुकेशन सिस्टम होता है या फिर फैमिली कैसा एटमॉस्फेयर है या फिर कल्चर कैसा डायनेमिक्स है, वो डिफ़र करते हैं। तो यानी कि कल्चर बेसिकली बच्चे तो यार ब्लाइंड स्लेट की तरह होते हैं ना, तो बच्चे सेम है, बट जैसे जैसे वो बड़े होते हैं कल्चर का इन्फ्लुएंस आता है वैसे वो डिफ़र करने लगते हैं। तो दैट्स द बेसिक पॉइंट दैट मार्गरेट मीड एक्चुअली ऑफर्स। सो हियर आईड लाइक टू कंक्लूड, एंड अगर कोई भी डाउट हो तो यू कैन पुट इट ऑन कमेंट सेक्शन। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब संकर मोजम फॉर जनरल अवेयरनेस। थैंक यू।